सोशल में सिविक्स का सेकंड लेसन समझा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण के बारे में। लोकतंत्र में शासक अथवा शासक वर्ग अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ सुनिश्चित नियम होते हैं जिनका पालन नागरिक व सरकार दोनों को ही करना पड़ता है, और ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप वह संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने के कारण संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज की पद्धति का निर्माण करता है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, इसमें ये नेल्सन मंडेला का कहना है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। अब जिन पर दक्षिण अफ्रीका के लोग गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, यानी नेल्सन मंडेला पर, तो वे नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं को सन 1964 में देश में रंगभेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रॉबेन द्वीप में रखा गया था। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की स्थिति बहुत ही भयानक थी। ये जो नीचे चित्र दिया है इसी से ही पता चलता है कि वहाँ की स्थिति उस समय कितनी तनावपूर्ण थी। अब रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, उन्होंने नेल्सन मंडेला ने जो संघर्ष किया था उसके बारे में समझाएंगे। रंगभेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट रूप में संचालित हुई। यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने शुरू की थी। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारिक नियमों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया था और बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। गोरे शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति जो शुरू की थी वो जनता की चमड़ी यानी त्वचा के रंग के आधार पर वो बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 3/4 थी। श्वेत और अश्वेतों के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका में और मिश्रित लोग भी रहते थे जिन्हें रंगीन त्वचा वाले लोग कहा जाता था। अब गोरे शासक जो थे गोरों के अतिरिक्त सबको छोटा और नीचा मानते थे। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वह रंग भेद की नीति में अश्वेतों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मतलब जो उनकी शासन व्यवस्था की नीति थी वो रंग भेद वाली थी और अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति और अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। वे गोरों की बस्ती में उनको जाने की अनुमति नहीं थी। ट्रेन, बस, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमाघर, समुद्र के किनारों, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय, ये सब श्वेत अश्वेतों के लिए अलग अलग थे। अश्वेत लोग श्वेतों के चर्च में भी नहीं जा सकते थे, अतः उन्हें श्वेतों के विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं था। अब देखिए फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। सन 1950 के शुरू में अश्वेतों व भारतीयों ने रंगभेद नीति के विरुद्ध एक संघर्ष किया।
और इन लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन करना शुरू कर दिया। फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में रंग भेद की नीतियों के विरोध में मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी एवं संवेदनशील लोगों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का समर्थन किया। जब ये रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष बढ़ता गया तो अपनी नीतियों में बदलाव करके भेदभाव वाले कानून को भी सरकार ने वापस ले लिया। वापस ले लिया और 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद फिर नेशनल मंडेला को स्वतंत्र कर दिया। 26 अप्रैल 1994 की रात्रि को दक्षिण अफ्रीका ने गणराज्य का भी एक नया झंडा फहराया। अफ्रीका विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अब यहाँ रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का भी अंत हो गया। देखिए इसमें नीचे कुछ पॉइंट दिए नेशनल मंडेला के बारे में। नेशनल मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। इन्होंने रंग भेद की नीति का ये विरोध किया था। ये विरोध करने वाले प्रमुख नेता थे। रंग भेद की नीति का विरोध करने के कारण इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 28 साल तक इनको कैद रखा गया। 10 मई 1994 को ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। फिर बाद में 1990 में इन्होंने संन्यास ले लिया। इन दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। अफ्रीका में इन्हें ब्रायकर मंडेला के नाम से जाना जाता है और इन्हें 250 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और 1993 में शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब एक नए संविधान की ओर वहाँ पे क्या अफ्रीका जब लोकतांत्रिक देश बन गया, रंगभेद की शासन नीति का अंत हो गया, फिर वहाँ पे नया संविधान बना। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समर्थक और इसे बढ़ावा देने वाली सरकार के पतन के बाद सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और फिर अब देखिए नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उद्भव के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि वे सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो भी अपराध किए उन्हें भूल जाए। मतलब फिर क्या, फिर तो अश्वेत लोगों का तो राज चला गया शासन, पर अश्वेत लोगों ने अपने समाज के लोगों से ही कहा कि आप गोरे लोगों ने जो अपराध किया उसको भूल जाएं, उनको क्षमा कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नशंस हत्याओं के बल पर शासन किया था, तो वहीं दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। अब नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी थी। मतलब उन्होंने पुरानी शासन को भी एक तरह से उनको भी सहयोग के लिए रखा। तो दोनों ही जब नए संविधान का निर्माण हुआ तो दोनों ही पार्टियां एक साथ बैठी थी और इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे उतने विश्व के किसी भी संविधान के नागरिकों किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। यह फैसला भी जो नहीं दिए गए और साथ ही दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने यह फैसला भी किया कि कठिन मुद्दों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। अब दक्षिण अफ्रीकी संविधान से विश्व भर के लोकतांत्रिक लोग जो है प्रेरणा लेते हैं।
लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और अतीत के कड़वे अनुभवों को भूलकर एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ही यह संभव हुआ। अब देखिए, अगर मान लो उन्होंने तो गोरे लोगों को माफ कर दिया, उनको साथ दे करके फिर उन्होंने ऐसे शासन अपना किया, संविधान बनाया। अगर दक्षिण के जो काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का अगर निश्चय किया होता तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता। तो देखिए, अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोग गोरों को माफ नहीं करते तो उनसे अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय करते तो वहाँ हर तरफ रक्तपात, अराजकता और अशांति होती और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती जिससे देश का विभाजन हो जाता। और अब इस समय वे शांति प्रिय और एकजुट और होकर के रहते हैं और हम ऐसे दक्षिण अफ्रीका को आज देख नहीं पाते। तो उन्होंने एक तरह से अहिंसा का ही मार्ग अपनाया। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के बाद आजकल दक्षिण अफ्रीका है वह खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। ऐसा क्यों कहता है? तो देखिए नीचे, वर्तमान दक्षिण अफ्रीका स्वयं को इंद्रधनुषी देश इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ श्वेत, काली चमड़ी वाले लोग और भारत से गए हुए लोग, जिनमें से लगभग सभी की चमड़ी का रंग अलग अलग है, फिर भी वे सब यहाँ शांति से रह रहे हैं। अर्थात ये वहाँ हर तरह के रंग के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह से जैसे कि इंद्रधनुष से 7 रंग आपस में मिले रहते हैं। तो अब वहाँ वे सब जो रंग भेद यानी काले रंग का सारा भेद भुला चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो ये परिवर्तन आए वो उन सभी को आनंद पूर्वक परिवर्तन आए हैं, इसलिए वहाँ सभी आनंद पूर्वक रहते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। अब देखिए, अब अफ्रीका में भी ये आंदोलन हुआ, अपने देश में भी आंदोलन हुआ। उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो हम ये देखते हैं जो विभिन्न समुदायों के बीच में क्या संबंध है। तो अफ्रीका में जो ना विरोध हुआ था तो उसमें गोरे शासकों ने अश्वेत और गैर गोरे नागरिकों को दोनों देशों में सदैव नीचा माना था। गोरे लोग भारतीय और अफ्रीकियों को असभ्य मानते थे, जबकि भारत में अलग अलग समुदाय धर्म के लोग प्रेम के साथ रहते थे और वे सभी अपने आप को भारतीय मानते थे। दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग समुदाय के श्वेत अश्वेत चमड़ी वाले भारतीयों के साथ संबंध जो मधुर नहीं थे और वे एक दूसरे का सम्मान भी नहीं करते थे। ये असमानता है। और देखिए, एक असमानता है, देखिए दोनों ने अपनी लड़ाई अहिंसा और सच्चाई के सहारे पर लड़ी। नेल्सन मंडेला ने भी जो अफ्रीका में लड़ाई अहिंसा के द्वारा लड़ी और हिंदुस्तान में भी, अपने भारत में भी गांधी जी ने एक आज़ादी की लड़ाई जो है अहिंसा के द्वारा लड़ी थी। अब असमानता क्या है दोनों में? नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा हुई थी। अब गांधी जी कई बार जेल तो गए थे लेकिन उनको उम्र कैद की सजा नहीं हुई थी। अब एक और समानता देखिए, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ऐसी संस्थाएं थी जिनके झंडे तले दोनों देशों में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। ये समानता थी। अब असमानता क्या है? दोनों संगठनों का उद्देश्य अलग अलग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो भारत को इंग्लैंड से आज़ाद कराना चाहती थी और वहीं जो है ना अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी तो उसके विरुद्ध उनको लड़ना था। ये असमानता थी दोनों के विरोध की। फिर एक और समानता देखिए, संघर्ष का तरीका। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही संगठनों ने अपनी लड़ाई अहिंसा के माध्यम से लड़ी। और असमानता क्या है?
भारत में कांग्रेस के दो हिस्सों में विभाजित कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी, परंतु अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार का विरोध किया था, परंतु भारत में शांतिपूर्ण तरीकों के साथ साथ क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई थी। ये असमानताएं थी। तो दोनों ही देशों के विरोध में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं थी। एक और देखिए उपनिवेशवाद का चरित्र। इसमें क्या समानता है? 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। ये समानताएं थी। असमानता ये थी कि भारत के उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान की आवश्यकता जनता के अधिकारों को रक्षा प्रदान करने के लिए और होती है, चाहे जनता बहुसंख्यक वर्ग से हो या अल्पसंख्यक वर्ग से हो। अब गोरे लोगों ने बहुमत के शासन के सिद्धांत और एक व्यक्ति को एक वोट को स्वीकार कर लिया था। साथ ही गरीब लोग और मजदूरों के कुछ अधिकारों के लिए भी सहमत हो गए थे। अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए केवल बहुमत के आधार पर ही सभी फैसले नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए जिनका पालन सभी को तथा बस भविष्य में चुने जाने वाली सरकार को भी करना होगा। इन्हीं नियमों के लिखित रूप को संविधान की संज्ञा दी गई। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश का संविधान लिखित नियमों का एक दस्तावेज है, जिसके नियमों को देश के सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब संविधान की आवश्यकता से जो संबंधित कुछ तत्व हैं वो ये हैं। यह विभिन्न प्रकार के लोगों के मध्य विश्वास और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है और हमें नागरिकों के क्या अधिकार है यह बताता है। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासनवादी हों यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान अवश्य होगा। अब ये देखिए, अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान बनाने का क्या औचित्य था? तो संभव नहीं कि बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो जाने से संविधान का प्रारूप तैयार हो जाता और संविधान सभा का कोई औचित्य नहीं रहता। संविधान में बुनियादी बातें सार्वभौम वयस्क अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के बारे में कही गई थी। ये बुनियादी बातें भारत के निर्माण में सहायक साबित हुई और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया। एक ऐसे राष्ट्र की कामना की गई जहाँ सभी के हितों को ध्यान में रखा जाए। लोकतंत्र में इन्हीं बुनियादी बातों को ध्यान में रखकर संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। इसलिए संविधान सभा का गठन करना बहुत ही आवश्यक था, भले ही बुनियादी बातों पर सहमति बन चुकी हो। अब देखिए संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के दौरान में बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए तो संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलामी की स्थिति से निकलकर नागरिक की स्थिति पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे का कष्ट भी झेला था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा बर्बादी और दिल दहलाने वाला एक अनुभव था।
विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों ओर कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासतों का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। अब इन रियासतों का विलय कठिन और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। देखिए फिर उस समय लोगों को किन किन बातों की उम्मीद थी, क्या शक थे, तो अब इस बात को समझते हैं हम। संविधान निर्माण का रास्ता मतलब कैसे इसका रास्ता निकाला। बहुत सी कठिनाइयों के बाद भी भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बहुत बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र सहित अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष भर का नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का बल्कि अपने समाज राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। अब स्वतंत्रता के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं और कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति बन चुकी थी। जब 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव में यह रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात भी कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ आधारभूत मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। अब औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में सहायता मिली। अब अंग्रेजी शासन ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। सन 1937 के बाद संपूर्ण ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए जाते थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलानी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग उसी प्रकार अपना लिया गया जैसे कि सन 1935 का भारत सरकार कानून। और स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी बहुत लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से बहुत प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की केवल नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी तत्वों ने हमारे संविधान के निर्माण में सहायता की। इस तरह से हमारे भारत का संविधान बना। अब इसके आगे का हम आपको कल समझाएंगे।